हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और अब शुरू करते हैं आज वीडियो एमसीक्यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाफ ईयरलीज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट। और किस तरह से एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं ये भी आप इस वीडियो में देख पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे। वीडियो पूरा देखना। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्यूमिनियम को कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, उसको बनाने में यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आपने देखा होगा इवन बहुत सारे नॉन स्टिक जो होते हैं वो एल्यूमिनियम के ही होते हैं, ऊपर से कोटिंग की होती है। कुकर्स बहुत सारे एल्यूमिनियम के होते हैं। अब रिकमेंड करा जा रहा है कि नहीं स्टील यूज़ करना चाहिए, तो लोगों ने स्टील लेना शुरू कर दिया है। अदरवाइज मोस्टली पीपल यूज़ एल्यूमिनियम कुकर्स ओनली। तो क्यों हम एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं, कौन सी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूज़ होती हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हैं, आपको देखना है कि विच आर द करेक्ट ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड थर्मल कंडक्टिविटी, मीन्स हीट को अच्छे से कंडक्ट करना। यस, ये ऑप्शन तो करेक्ट हो जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर है हीट का। गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ये, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से कुकिंग वेसल्स में यूज़ नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ पर नहीं लेंगे, ये ऑप्शन रॉन्ग है। डक्टिलिटी भी नहीं है क्योंकि ये तो मेलिबिलिटीज़ की यूज़ हो रही है यहाँ पे, डक्टाइल होने से यहाँ पर इसको यूज़ नहीं किया जा रहा है। फिर है हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, क्योंकि कोई भी मेटल वही यूज़ हो सकता है जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट हो, क्योंकि कुकिंग पर्पज़ से जो हम कोई मेटल यूज़ कर रहे हैं, तो यदि लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो वो गल जाएगा। तो यानी हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एंड कहाँ पर है फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन? ए नहीं है आपका, बी भी नहीं है फर्स्ट एंड थ्री, सी सेकंड थर्ड नहीं है, डी आपका वन एंड फोर्थ करेक्ट ऑप्शन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल कौन सा है? मेटल्स हैं आपको आयरन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम एंड सोडियम। तो ध्यान रखो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो मेटल है वो है आपका एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी करेक्ट है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन है द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज। वो कौन सी मेटल है? यहाँ पर फोर मेटल आपको दिए हैं, कौन पुअरेस्ट कंडक्टर है हीट का? तो ये पुअर कंडक्टर तो मरकरी भी है, लेकिन यदि हम पुअरेस्ट कंडक्टर की बात करेंगे तो वो आपका लेड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और सारे ऑप्शंस को ध्यान से देख करके आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। सितार और वायलिन की जो स्ट्रिंग्स होती हैं इनमें जो या फिर बेल्स बनाने में कौन सी मेटल्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आपकी यूज़ हो रही है? तो मेटल की प्रॉपर्टी में सोनोरसनेस होता है, मैलिबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है और कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसकी कौन सी प्रॉपर्टी के से इसको यूज़ किया जा रहा है? सोनोरस। क्योंकि जब हम बैल बजाते हैं हमें उसमें साउंड चाहिए होती है, एंड इन द सेम वे सितार और वायलिन में भी साउंड आएगी। तो इसकी सोनोरसनेस जो प्रॉपर्टी है मेटल की, उसकी वजह से इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन 5, Al2O3 plus 2NaOH gives डैश प्लस H2O। देखो यहाँ पर पहले तो ये रिएक्शन को आप कंप्लीट कर सकते हो अपने आप से एंड देन गो फॉर ऑप्शन। यदि सीधे ऑप्शन पे जाओगे तो आप गलत सलत ऑप्शन लिख के आओगे। तो हमेशा जब भी रिएक्शन हो अपने आप से सोच समझ के रिएक्शन का आंसर करो। ये हमारी रिएक्शन दी हुई है। अब देखो ये हमें पता है NaOH क्या है, एक बेस है, और Al2O3 हमें पता है एल्यूमिनियम जो होता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। तो ये एसिड या बेस दोनों में यूज़ हो सकता है, यानी कि एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी। यहाँ पर सपोज ये एक एसिड जैसा एक्ट कर रहा है, तो हमारा जब एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है हमारा? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर इज ऑलरेडी रिटन एयर। सॉल्ट देख लेते हैं कौन सा बनेगा। तो ध्यान रखो हमारा यहाँ पर NaAlO2 सॉल्ट बनता है, जो कि होता है सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ ऑप्शन अब देख लेते हैं हम ऑप्शन कौन सा है। तो ये नहीं है आपका AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, सोडियम ऑक्साइड भी नहीं है। यस, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट इज द करेक्ट आंसर एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो आंसर आया आपका यहाँ पर वो आया ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द गिवन मेटल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डिसेंडिंग ऑर्डर, रिएक्टिविटी के डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कौन सा अरेंजमेंट, जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मीन्स कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मेटल्स आपको कौन से दिए हैं? जिंक दिया है, आयन दिया है, मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो हमें पता है सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम उससे कम होता है, थर्ड नंबर पर आपका जिंक होता है एंड फोर्थ नंबर पर आपका रिएक्टिविटी के हिसाब से आयन आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। जिंक से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, तो ये जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिखा दिया है, रॉन्ग है। यहाँ सोडियम दिखाया है, ये सोडियम होता है, लेकिन सेकेंड पोजिशन पर मैग्नीशियम भी करेक्ट है, थर्ड पे आयरन नहीं है, थर्ड, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। फिर ये सोडियम फर्स्ट पोजीशन पे ठीक है, सेकंड पे जिंक, ये भी रॉन्ग हो जाता है। लास्ट ऑप्शन सोडियम फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट पोजीशन, मैग्नीशियम सेकंड पोजीशन, जिंक थर्ड पोजीशन एंड आयरन फोर्थ पोजीशन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका क्या हुआ? आपका ऑप्शन नंबर 4 और डी। क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ये जो 4 पेयर्स आपको दिए हैं, पूछा है वो कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया आपका FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। देखो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। इसलिए यहाँ पर चारों जो ऑप्शन दिए हैं आपको, उसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिया और एक मेटल दिया है। लेकिन यदि लेस रिएक्टिव मेटल होगा तो वो नहीं डिस्प्लेस करेगा। तो हमें यही देखना है कि जो मेटल दिए हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन वाले मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है FeSO4 सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल। अब कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव होता है आयन से, तो ये आयन से लेस रिएक्टिव है, तो ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो जाता है। AgNO3 एंड कॉपर मेटल, यहाँ पर कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव है Ag से। यस, ये करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है सिल्वर मेटल एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यस, यहाँ पर भी जो सिल्वर है दैट इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। एंड द लास्ट वन NaCl एंड कॉपर मेटल, तो यहाँ पर भी कॉपर मेटल जो है वो आपका सोडियम से लेस रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं होगी। तो हमारा आंसर तो ऑलरेडी आ ही चुका है, आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स बिकॉज। हमें पता है नॉन मेटल्स कोवेलेंट कंपाउंड ही बनाते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो आपके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड्स। यस, देखते हैं क्यों। दे कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स टू क्लोरीन, नहीं, इस वजह से तो आयनिक कंपाउंड बनेगा यदि वो इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद द क्लोरीन। यस, they can give electrons to chlorine atoms to form chloride ions. They can give electrons to chlorine to form chloride ions. Again, this is wrong. And they cannot share electron with chlorine, ये भी wrong है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन। आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स, यहाँ पर कुछ ऑक्साइड्स दिए हैं, किसके दिए? आयन के। वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयन विद स्टीम। तो आयन की जब स्टीम के साथ में रिएक्शन होती है तो कौन से ऑक्साइड आयन के बनते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपका FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe2O3 एंड Fe2O4। अब रादर देन आप यहीं से करेक्शन देखो कौन सा करेक्ट है, बेटर टू राइट द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन करी थी, आयन जब स्टीम से रिएक्शन करता है तो जो कंपाउंड बनता है वो आयन 2 और 3 ऑक्साइड होता है, मीन्स कॉम्बिनेशन है। Fe3O4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन करेक्ट हो जाती है और यहाँ पर आप लिख सकते हो 4 एंड हेयर ऑल्सो आप लिख सकते हो 4। तो कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है आपका? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स। इनमें से कौन से आयनिक कंपाउंड नहीं है? देखो आयनिक कंपाउंड हमें पता है कि जब ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का
ठीक है ना। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं आपके आयनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर KCl यस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से बनता है, और HCl नहीं, HCl जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। CCl4 भी इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से ही बनता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो हो जाता है HCl एंड CCl4, बिकॉज हमें देखना है कौन से नहीं है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत कर जाना। NaCl भी रॉन्ग है, KCl भी रॉन्ग है, क्योंकि NaCl भी जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि HCl में और CCl4 में जो है वो शेयरिंग हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? HCl एंड CCl4, क्योंकि ये दोनों जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड मीन्स कैसे बनते हैं ये कंपाउंड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको शेयर करके बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जैसे HCl है तो H और Cl, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर किया, दोनों के पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर हो गए आउटर मोस्ट शेल में। और उसी तरह से CCl4 कैसे बनता है? C कार्बन जो है वो क्लोरीन के 4 एटम्स के साथ में कंपाउंड बनाता है इस तरह से। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड है, देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन, यस बी ऑप्शन। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ऑप्शन बी। क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z। 3 एलिमेंट्स दिए हैं आपको X, Y, Z आर एज फॉलोज। X का कन्फिगरेशन दिया है 2, 4, Y का कन्फिगरेशन दिया है 2, 7, Z का दिया है 2 एंड 1। तो यहाँ पर आप कन्फिगरेशन लिख लो पहले। X का दिया है 2, 4, Y दिया है आपको 2 एंड 7 एंड Z का दिया है 2 एंड 1। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो सबके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड में जो X है उसके 4 हैं, यानी यहाँ पर जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट में यहाँ पर सबकी लास्ट ऑर्बिट बन रही है, तो ये शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा, तो आयनिक कंपाउंड बनने का मतलब ही नहीं है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आयनिक कंपाउंड नहीं बनेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। यहाँ पर Y के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये सिंपली एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है और अपने को ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? तो यहाँ पर Z में देखो लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो Y है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बना लेगा, ये Y माइनस आयन बना लेगा, और Z जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा और Z प्लस आयन बन लेगा। और इस तरह से ये दोनों मिल करके क्या होगा, Z प्लस और Y माइनस आयन बनेंगे इनके, और इस तरह जो कंपाउंड बनेगा आपका वो YZ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है करेक्ट वो है बी। कायदे में इसको भी ZY लिखना चाहिए रादर देन YZ के, क्योंकि हमेशा देखना मेटल को हम पहले लिखते हैं, नॉन मेटल को बाद में लिखते हैं, जो कि आपका इस कन्फिगरेशन से क्लियर हो रहा है कि Z जो है वो मेटल की कैटेगरी में है, Y जो है नॉन मेटल की कैटेगरी में है। तो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है? आंसर इज बी। क्वेश्चन है द हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन ऑक्साइड्स, रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, रिडक्शन बाय कार्बन। हमने पढ़ा है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको जो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है वो उनके मोल्टन क्लोराइड की जाती है। ठीक है, उनको ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस नहीं की जाती है, और उनका रिडक्शन भी कार्बन से नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है देन दैट ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लस्ट्रस। तो यहाँ पर सल्फर दिया है आपको, ऑक्सीजन दिया है, नाइट्रोजन और आयोडीन, और पूछा है कि कौन सा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है, मीन्स जिसकी सरफेस शाइन करती है। तो देखो भाई, ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो आपके गैस हैं, सरफेस शाइन होने का मतलब नहीं है। सल्फर पाउडर होता है। तो यहाँ पर याद भी रखना चाहिए आपको कि ओनली एंड ओनली वन नॉन मेटल इज देयर
जो शाइन करता है, जिसकी सरफेस लस्टर होती है, दैट इज़ आयोडीन। तो यहाँ पर आंसर हमारा डी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे को याद रहना चाहिए, दो होते हैं, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा होता है जिंक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड पता ही होगा क्या होते हैं, जिनका नेचर एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। मीन्स वो एसिड जैसा भी बिहेव करेंगे, बेसिक भी बिहेव करेंगे। जबकि हम जानते हैं कि जो मेटेलिक ऑक्साइड जनरली बेसिक ऑक्साइड फॉर्म कराते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक जो हैं वो ऐसे ऑक्साइड्स बनाते हैं जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, जिनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड की कैटेगरी में रखते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे हमारे बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। इनमें से जो नीचे दिए एसिड्स ऑक्साइड्स हैं, इनमें से कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है। तो हमें पता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन, पहला ऑप्शन है Na2O, मेटेलिक ऑक्साइड है, बेसिक हुआ। एंड बी है CO। CO जो है एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, बट ये न्यूट्रल है नेचर में, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज़ N2O, ये सब न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ये भी न्यूट्रल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपका एसिडिक है नेचर में। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगेन इज अ मेटेलिक ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाता है यहाँ पर आपका, ऑप्शन सी। तो यहाँ पर आपके ये MCQs ख़त्म होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। एक बार यदि आपने वीडियो को पहले कहीं पर स्किप भी किया तो एक बार फिर से पूरा वीडियो देख लेना और समझ लेना, क्योंकि किस तरह से सॉल्व करना है MCQ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बच्चे केवल आंख बंद करके टिक करते जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे। प्रॉपर आपको आंसर नहीं भी आता है तो अभी आप उसको समझने की कोशिश करिए, क्या क्वेश्चन में पूछा है, किस तरह से आपको आंसर करने हैं, क्लियर। तो जब आप इस तरह के वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और आज ही मैं एक दूसरा वीडियो ह्यूमन आई पर भी बनाने जा रही हूँ MCQs का। तो इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स जो हाफ ईयरली में आने वाले हैं वो मिल जाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब बहुत काम आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।